आजाद खुशकिस्मत है तू। एक नमन, एक प्रणाम देश के स्वाधीनता संग्राम सेनानी स्वर्गीय प्रताप चंद आजाद को। प्रताप चंद आजाद सच्चे देशभक्त होने के साथ साथ एक सच्चे समाज सेवक, लेखक और ऊर्जावान पत्रकार भी थे। आजादी प्राप्त करने के दौरान और आजादी प्राप्त करने के बाद के अपने अनुभव जैसा मैंने देखा पुस्तक के 9 खंडों में प्रताप चंद्र आजाद जी ने कलमबद्ध किए हैं। आजाद खुशकिस्मत है तू। इस धारावाहिक का आधार भी उनकी यही संस्मरणों पर आधारित आत्मकथा है। लेखक हैं अशोक कुमार सिंह। आजाद खुशकिस्मत है तू। स्वतंत्रता संग्राम के महानायक महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में लड़कर पीसी आजाद ने देश को आजादी दिलाने में महती भूमिका तो निभा दी थी। अब वो सब भी कर रहे थे जो देश के लिए जरूरी बनता था, जैसे शिक्षा के सरोकारों को गांव देहातों से होकर उस गरीब की झोंपड़ी में पहुंचाने के प्रयास जो अब तक नहीं हुए थे। स्वास्थ्य सेवा उन दीनहीनों तक ले जाने के लिए प्रयत्न कर रहे थे जो 2 जून की रोटी जुटाने में पूरी ऊर्जा और समय लगा देते। बड़े शहर बरेली में रुहेलखंड विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए पंडित गोविंद बल्लभ पंत, लाल बहादुर शास्त्री के अतिरिक्त प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से भी मांग कर रहे थे। विकास की और शिक्षा की इन आवश्यकताओं के अतिरिक्त वे समाज से बुराइयां उखाड़ फेंकने की लड़ाई भी लड़ रहे थे। साथियों और मित्रों का उलाहना होता था, प्रताप तो बस देश और समाज की चाकरी कर रहा है, इसे ना घर बार से कोई मतलब है और ना संगी साथियों से। गजब का आदमी है ये, बस इन्हीं बातों में उलझा रहता है। हमारी तो जैसे कोई पड़ी ही नहीं इसे। माँ बीमार है, ये समाचार भी मिल रहा था। उनकी यथासंभव देखभाल करते, बरेली जाते, चिकित्सकों से परामर्श करते, फिर लखनऊ लौट आते, क्योंकि यहाँ समाज हितैषी विधायी कार्य जो छेड़ रखे थे उन्हें पूरा करवाना था। समाज में फैली एक और बुराई पर पीसी आजाद की नजर गई। महिलाओं के प्रति शोषण रोकने के लिए और दहेज उन्मूलन एक्ट के लिए वो काम कर ही चुके थे। वर्ष 1956 की बात है। उन्हें बरेली के ही उनके तत्कालीन साथी नरोत्तम शर्मा ने सुझाया, आजाद जी, मैं चाहता हूं कि तुम महिलाओं के एक अन्य प्रकार के उत्पीड़न से भी छुटकारा दिलाओ। देखो, मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं जानता हूं, क्योंकि विषय परक जानकारी जुटाना और उस बारे में विधायी, प्रशासनिक और संवैधानिक आवश्यकताओं और महिलाओं के अधिकारों को तो तुम ढूंढ खकोड़ करके जुटा सकते हो, परंतु मैं इतना जानता हूँ कि वृद्ध पुरुषों से युवा महिलाओं के विवाह की प्रथा रोकी जानी चाहिए, क्योंकि इससे महिलाओं का शारीरिक और उनके भविष्य का शोषण भी होता है। ये भी जानता हूँ कि तुम जुनूनी हो, किसी चीज की तह तक जाए बगैर छोड़ते नहीं हो, अतः तुम कर सकते हो। नरोत्तम, तुम्हारी बात में दम है। मैं बरेली से परसों लौटकर आवश्यक कागजात जुटाता हूँ। विधायी मर्यादा के अंतर्गत विधान परिषद में विधेयक लाऊंगा, फिर इसके लिए जुटता हूँ। सौभाग्य से वर्ष 1956 में उसी दिन मुख्यमंत्री पंडित गोविंद बल्लभ पंत के कार्यालय से फोन आया कि आवश्यक मंत्रणा के लिए मुख्यमंत्री जी ने उन्हें अपने निवास पर बुलाया है। निश्चित समय पर प्रताप चंद्र आजाद मुख्यमंत्री निवास पर पहुंचे। अभिवादन की औपचारिकताओं के उपरांत चाय पी गई। गोविंद बल्लभ पंत ने प्रताप चंद्र आजाद से कहा, प्रताप, तुम मेरे विश्वस्त सहयोगी हो।
विधान परिषद में तुम्हारे 4 वर्ष बीत चुके हैं। इस बीच तुम्हारा कार्य भी सराहनीय रहा है। जितना संभव हो जिले के कांग्रेस कार्यकर्ताओं के अलावा ऐसे लोगों का भी ख्याल किया करो जो लोग तुम्हारी शिकायतें लेकर आते हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि तुम उनके या किसी के भी निजी या स्वार्थपरक कार्यों को तवज्जो नहीं देते। मुख्यमंत्री जी, जिले के लिए आवश्यक कामों को निपटाने के अतिरिक्त मैं कुछ ज्यादा नहीं करता, फिर भी मेरी शिकायतें आती हैं आपके पास। अरे ये तो स्वाभाविक प्रक्रिया है, जो ज्यादा काम करता है शिकायतें उसी की आती हैं। खैर, मैं तुमसे कह रहा था कि मैं 1957 से दूसरा कार्यकाल भी तुम्हारा विधान परिषद में चाहता हूं। इसके लिए मैंने जिला, प्रदेश और केंद्रीय नेतृत्व से आवश्यक मंत्रणा भी कर ली है। अब तुम निश्चिंत होकर अपने कामों में और अधिक ताकत से जुट जाओ। केंद्रीय नेतृत्व मेरी आवश्यकता दिल्ली में महसूस कर रहा है, अतः निकट भविष्य में मुझे केंद्रीय मंत्री परिषद में सम्मिलित किया जा सकता है। पहाड़ी क्षेत्र में बांध, सिंचाई और बिजली उत्पादन परियोजनाओं के लिए प्रदेश सरकार से बहुत ज्यादा आर्थिक मदद दिलवा दिया है। राज्य वित्त आयोग, प्रशासनिक प्राधिकरण और शासन से भी स्वीकृति दिलवा दी है, लेकिन अभी और आवश्यक क्लियरेंस बचते हैं जो केंद्र से होंगे। प्रधानमंत्री जी ने मेरी सभी योजनाओं के लिए क्षमता से भी ज्यादा मदद देकर कृतार्थ किया है, लेकिन केंद्र से अभी और कार्य करवाने हैं, अतः ये भी केंद्र में जाने की एक वजह है। माँ की तबीयत भी ठीक नहीं रहती, वे भी आपको याद करती हैं। अरे मेरे घर वालों को भी मुझसे यही शिकायत रहती है। माँ से कहना मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, प्रणाम भी कहना, और ये भी कि मैं स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। आपसे एक विनय करना चाहता था। हाँ, बोलो। मैं पुरुषों के वृद्धावस्था विवाह के विरुद्ध एक विधेयक अगले दिनों में परिषद में लाऊंगा। आपकी मदद चाहिए। अरे अवश्य, तुम भी तो जैसे समाज हित के लिए ही बने हो। कुछ दिनों बाद ये विधेयक आया। पक्ष विपक्ष में बहुत सारे तर्क वितर्कों के बाद विधेयक पारित हो गया। इसके बाद प्रताप चंद्र आजाद ने अन्य अनेक विषयों से संबद्ध मसले भी सदन में उठाए। बहुत सारा होमवर्क करके वे विधेयकों के विरुद्ध बोलने को ज्यादा कुछ नहीं छोड़ते थे। उनके उठाए मसलों में प्रदेश में भिखारी प्रथा की समाप्ति, वेतनमान में 1 और 10 का अनुपात, मंदिरों के जीर्णोद्धार समेत उनकी सुव्यवस्था की योजना और समाजवाद की ऐसी विस्तृत रूपरेखा का निर्माण जिससे इसका लाभ गांव देहात की झोंपड़ी वालों तक पहुंचे, ऐसे विषयों को भी उन्होंने सदन में उठाया। प्रताप चंद्र आजाद, जैसा मैंने देखा, में आगे लिखते हैं, प्रदेश के नेतृत्व समेत विरोधियों की भी सराहना मिलती तो संतोष होता। ये भी सुझाव मिलता कि समाज और औरों से थोड़ा समय बचाकर कुछ अपने लिए भी काम किया करो। इसी प्रकार प्रताप चंद्र आजाद की समाज सेवा का कारवां निरंतर बढ़ रहा था। 1957 के अक्टूबर में वो घर गए। माँ का आशीर्वाद लेकर उनके समीप बैठे तो हाल चाल जानने के लिए बात छेड़ी। माँ, हाँ। थोड़ी दुबली लग रही हो। लगता है बीच में तबीयत बिगड़ी थी, लेकिन मुझे आपने बताया नहीं। नहीं प्रताप, तबीयत तो ठीक है। दुबली तो तेरी चिंता में हूँ कि तू पूरी मेहनत के बाद भी भारत माता और समाज के लिए उतना सब कुछ नहीं कर पा रहा जितना तुझे करना चाहिए। बात आई गई हो गई, क्योंकि ज्यादा तबीयत खराब होने की बात माँ जानकी देवी टाल चुकी थीं। प्रताप चंद्र आजाद ने भी भरोसा कर लिया था। अंदर गए तो माँ के शयन कक्ष में देखा कि दवाएं पहले से ज्यादा बढ़ी हुई हैं। कुछ कैप्सूल बढ़ा दिए गए हैं और कुछ सिरप भी। प्रताप चंद्र आजाद ने सोचा कि माँ शायद न बताएं, अतः अगले दिन अस्पताल स्वयं जाकर चिकित्सक से पूछूंगा।
क्योंकि इलाज करने वाले चिकित्सक प्रताप चंद आजाद के परिचित थे और मां का हाल जानने के लिए तीसरे चौथे दिन घर आ जाया करते थे। प्रताप चंद्र आजाद अपनी किताब में आगे लिखते हैं, मेरी भूल थी कि लखनऊ प्रवास में रहते अपनी मां का हाल टेलीफोन पर चिकित्सक से नहीं पूछता था, जबकि मुझे ऐसा करना चाहिए था। प्रताप चंद आजाद से अगले दिन सुबह कई लोग घर मिलने आ गए। बातचीत लंबी चली। एक मशहूर शायर डॉक्टर इकबाल के सुपुत्र जावेद भी आए थे। उन्होंने आग्रह किया कि अपराह्न पंडित राधेश्याम कथावाचक जी के निवास पर चलना है। मुझे भी याद किया है और आपको भी। कुछ और शायर भी आएंगे। पंडित जी के घर के बुलावे को आदेश मानते हुए पीसी आजाद तय समय से कुछ पूर्व उनके निवास पर पहुंच गए। राधेश्याम रामायण के रचयिता पंडित जी को सरदार पटेल और महात्मा गांधी के दर्शन का सौभाग्य वर्ष 1931 में कराची में मिल चुका था। पीसी आजाद क्योंकि बरेली के जाने माने स्वतंत्रता सेनानी थे तो पंडित जी से खासी करीबियत थी। वर्ष 1931 में कराची कांग्रेस सम्मेलन में गांधी जी की तुलना भगवान श्री कृष्ण से करने वाली कविता पंडित राधेश्याम कथावाचक ने मंच से सुनाई थी। पीसी आजाद कहते हैं, आइए आदाब। जी जी तशरीफ रखिए। पंडित जी, हाँ पंडित जी, वो वाली कविता सुनाइए ना जो आपने कराची कांग्रेस सम्मेलन में सुनाई थी। अच्छा, वो वाली? जी भाई, कोशिश करता हूँ। उठी लेखनी आज फिर लेकर ये अभियान, मोहन और मोहन दास का करना है गुणगान। विख्यात वो बिरज बिहारी थे तो ये गुजरात बिहारी हैं। वो चक्र सुदर्शन धारी थे तो ये भी चरखाधारी हैं। वो दूध गाय का पीते थे, इनको बकरी का भाया है। गोवर्धन उन्होंने उठाया था, इन्होंने देश जगाया है। मुरली मधुर बजाते थे, ये चरखा खूब चलाते हैं। वो माखन चोर कहाते थे, ये नमक चोर कहलाते हैं। उनका भी भक्त जमाना था, इनका भी भक्त जमाना है। मोहन का बरसाना था, इन मोहन का घर साना। कविता समाप्त होते ही सबने जमकर तालियां बजाईं। जावेद शायर से मांग की गई कि अपने पिता द्वारा रचित चंद लम्हे सुनाए। उन्होंने शुरू किया। मौजिद हजरात, मैं अपने वालिद मोहतरम जनाब डॉक्टर इकबाल साहब का एक शेर अर्ज कर रहा हूँ। जी, क्या बात है। अर्ज करता हूँ कि दयारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर। वाह वाह वाह, क्या बात। कि दयारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर, और नया जमाना है, नए सुबह शाम पैदा कर। शुक्रिया शुक्रिया। और अगला शेर है कि तेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है। कि तेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है, और खुदा ने बेच गरीबी में नाम पैदा किया। बात आगे बढ़ी तो एक अन्य शायर अब्दुल बदर ने अपना कलाम पेश किया। बोल उनके थे लेकिन शब्द डॉक्टर इकबाल के ही थे। आ मिल के गैरियत के पर्दे को हम हटा दें। वाह वाह, मिल के गैरियत के
पर्दे को हम हटा दें। आ मिल के गैरियत के पर्दे को हम हटा दें, नक्शे दुई मिटा दें, भारत को फिर जगा दें। भाई वाह, क्या बात है। पत्थर की मूर्ति में समझा है तू खुदा है। क्या कहने। पत्थर की मूर्ति में समझा है तू खुदा है। क्या कह दिया। खाके वतन का मुझको हर जर्रा दे। पीसी आजाद साहब, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप वो कलाम डॉक्टर इकबाल साहब का सुनाएं जो उन्होंने पंडित गोविंद बल्लभ पंत और दामोदर स्वरूप सेठ की सभा वाले मंच पर सन 1939 में सुनाया था। तो अर्ज है, वतन की फिक्र कर नादा, मुसीबत आने वाली है। क्या कहने। तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में। ना समझोगे तो मिट जाओगे ए हिंदुस्तान वालों, ना समझोगे तो मिट जाओगे ए हिंदुस्तान वालों। तुम्हारी दास्ता तक भी ना होगी दास्तानों में। सबने एक दूसरे की सराहना की। पीसी आजाद चूंकि शायर मन थे, अतः उन्होंने डॉक्टर इकबाल के स्वतंत्रता सेनानियों के बीच की गई शायरी और गजलों को सराहते हुए कहा, डॉक्टर साहब हर बालक और बूढ़े के मन को झकझोर देते थे। अनेकों बार तो वे उपस्थित जनसमूह में मन माफिक जोश भर देते थे। पंडित जी के घर पर नाश्ते और चाय के उपरांत बैठक समाप्त हो गई। आजाद खुशकिस्मत है तू।